हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। आपका पुनः एक बार आरंभ सीरीज में मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं सभी बच्चों का। सभी बच्चे इसमें बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं इस सीरीज में, ये बहुत खुशी की बात है। और जो स्टूडेंट्स अपनी नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आरंभ सीरीज बनाई जा रही है। इस आरंभ सीरीज में आप अपना एनसीईआरटी तो क्लियर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप नीट और जेई का फाउंडेशन भी आपका क्लियर होता जा रहा है और एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच सब्जेक्ट पर आपकी बनती जा रही है। ये बहुत बड़ी आपके लिए उपलब्धि है। अब देखिए आज की क्या बात कर रहे हैं। आज बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6A की बात करेंगे। और आपको भाई टॉपिक दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इस पर लिखा हुआ है ऊष्मागतिक साम्यावस्था और ऊष्मा और कार्य, इसकी बात करेंगे। ऊष्मागतिक साम्यावस्था की बात करेंगे। साम्यावस्था क्या होती है सर, इस पर देखेंगे कितने प्रकार की होती है, कैसे होगी, और वर्क की बात करेंगे और हीट की बात करेंगे। देखिए कितना हो पाता है आज की क्लास में। चलिए टू डेज टॉपिक पर आते हैं। आज के टॉपिक की बात करेंगे साम्यावस्था की। इस साम्यावस्था का मतलब क्या है? जब स्थिति क्या हो जाती है, समान हो जाती है। हम कहते तापीय साम्यावस्था, टेम्परेचर का कोई फ्लो नहीं होता है तो वो क्या होती है, तापीय साम्यावस्था। जब ताप स्थिर हो जाए तंत्र का परिवेश के साथ, या तंत्र का अपना प्रत्येक भाग में ताप क्या हो जाए, समान हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, तापीय साम्यावस्था कहलाती है। इस प्रकार अभी देखते हैं कि ऊष्मागतिक साम्यावस्था, इसकी बात करेंगे। कितने प्रकार की होती है साम्यावस्था, इसकी बात करेंगे। और ऊष्मा और वर्क की बात करेंगे। देखते हैं कितना अपन क्लियर कर पाते हैं। ये जो फ्लाइट एकेडमी है, ये ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है सभी बच्चों के लिए। इस पर कोई चार्जेबल नहीं है, 100% फ्री है सभी बच्चों के लिए। और ये डेडिकेटेड है फ्लाइट एकेडमी एनसीईआरटी, नीट, जेई के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी तैयारी कर रहे हैं। कई बच्चे जो सुविधाओं से वंचित हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उन बच्चों के लिए भी डेडिकेटेड है फ्लाइट एकेडमी। और यहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन कर पाते हैं बहुत ही बढ़िया ढंग से। चलिए आज की बात कर रहे हैं, आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं भाई। और आज के सेशन में सबसे पहले बात करेंगे साम्यावस्था की बात करेंगे। इसकी पहले डेफिनेशन समझे कि डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तंत्र के सभी स्थूल गुण, स्थूल मतलब मैक्रोस्कोपिक गुण। अब मैक्रोस्कोपिक गुण कौन से होते हैं? दाब है, आयतन है, ताप है, ये मैक्रोस्कोपिक गुण है। और ये मैक्रोस्कोपिक गुण क्या रहते हैं, देखिए बात करते हैं हम तंत्र के, क्या लिखूं, तंत्र के सभी स्थूल, कहते हैं बड़े, स्थूल, या अंग्रेजी में कहते हैं मैक्रोस्कोपिक गुण क्या रहते हैं। मैक्रोस्कोपिक गुण भाई कौन से हैं, ये समझ ले पहले कि मैक्रोस्कोपिक गुण में हम किसकी बात करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करते हैं और टेम्परेचर की बात करते हैं। मैक्रोस्कोपिक गुणों में इनकी बात करते हैं। तो ये जो है जो मैक्रोस्कोपिक गुण है क्या रहे, समान रहे। कहां पर? पूरे तंत्र में समान रहे, या तंत्र और परिवेश के मध्य। हम कहेंगे ये तंत्र है, ये आपकी परिसीमा है, ये क्या है, परिसीमा। और ये क्या है, ये तंत्र हो गया, और ये क्या हो गया, परिवेश, ये परिवेश हो गया। इनके मध्य क्या रहे, समान रहे। कौन से गुण? पीवीटी, इसकी बात करेंगे तो वो अवस्था क्या कहलाएगी, साम्य अवस्था कहलाती है। तो यही बात डेफिनेशन में है कि ये गुण समान रहें। कैसे समान रहें, परिभाषा समझें। जब किसी तंत्र के सभी स्थूल मैक्रोस्कोपिक गुणधर्म, जैसे दाब, तापमान, संगठन, कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, कंपोजिशन, संगठन,
समय के साथ स्थिर रहते हैं और तंत्र या उसके परिवेश में कोई स्वतः परिवर्तन नहीं होता है। इस स्वस्फूर्त का मतलब स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? स्वतः परिवर्तन नहीं होता है, तब उसे ऊष्मागतिक साम्यावस्था कहा जाता है। बात आपने समझ ली कि दाब, आयतन और संगठन में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है भाई, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा साम्यावस्था कहलाएगी। किस किस में? तंत्र में नहीं हो रहा है या तंत्र और परिवेश के मध्य नहीं हो रहा है, तो वो साम्यावस्था की स्थिति कहलाती है। अब ये जो साम्यावस्था है, आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब यहां पर देखिए साम्यावस्था 3 प्रकार की हम यहां पर पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऊष्मीय साम्यावस्था की बात करूंगा, यांत्रिक साम्यावस्था की बात करूंगा और रासायनिक साम्यावस्था की बात करूंगा। नाम से ही पता चल रहा है, ये चीख चीख कर कह रहा है ऊष्मीय साम्यावस्था का मतलब ऊष्मा का मान भाई समान रहे। ऊष्मा किससे रिप्रेजेंट की जाती है? ताप से रिप्रेजेंट की जाती है। तो सर ताप समान हो पूरे तंत्र में तो वो क्या कहलाएगी? तापीय साम्यावस्था कहलाएगी क्या नहीं? यांत्रिक साम्यावस्था, जब ऊष्मीय साम्यावस्था की बात करूंगा तो यहां तो क्या है? ताप समान, ताप कांस्टेंट है। क्या लिख दें? ताप स्थिर रहेगा। हम क्या यांत्रिक साम्यावस्था, या दाब स्थिर रहेगा। हम क्या रासायनिक साम्यावस्था, यहां पर संगठन समान रहेगा। यही तो रहेगा। तो 3 स्थिति है, ऊष्मीय साम्यावस्था, यांत्रिक साम्यावस्था और रासायनिक साम्यावस्था, इनकी बात करेंगे। अब देखिए यहां पर पहली जो बात अपन कर रहे हैं यहां पर, वो किसकी बात कर रहे हैं? ऊष्मीय साम्यावस्था की बात करेंगे। ऊष्मीय साम्यावस्था में क्या होगा? ताप समान रहेगा तंत्र का पूरे सिस्टम का। जैसे ऊष्मीय साम्यावस्था ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ऊष्मीय साम्यावस्था की जब मैं बात करूं, यहां पर देखिए मैं लिखता हूं, पहला हेडिंग डाल दें ऊष्मीय साम्यावस्था। ऊष्मीय साम्यावस्था का मतलब क्या है? यहां पर ताप स्थिर रहता है। क्या स्थिर रहता है भाई? अरे बोलो भाई सभी, क्या स्थिर रहता है? ताप स्थिर रहता है। ताप स्थिर या ताप स्थिर रहेगा। ताप स्थिर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ताप स्थिर कैसे रहेगा सर? जैसे हमारे पास एक रॉड है, ये रॉड है, मैं कह दूं ये ऐसे समझ लें, मान लीजिए यहां पर इसका टेम्परेचर, इसको हमने गर्म करा, साम्यावस्था में कब आएगी? यहां पर इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। कुछ समय बाद इसका टेम्परेचर मान लो अभी 20 डिग्री सेल्सियस है। कुछ समय बाद ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए और बी का ताप क्या हो जाए? ताप समान हो जाए, ताप क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? साम्यावस्था कहलाएगा। आपको पता है ताप जो है ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाह होता है। ताप ये आपने पढ़ रखी, स्वतः होता है, नेचुरल प्रोसेस है भाई, इसमें अपने को कुछ करना नहीं पड़ता। क्या है? नेचुरल प्रोसेस है ये आपने पढ़ा है, प्राकृतिक। या 2 बॉडी को हम मिला दें, मान लो आपके पास एक ये ए ब्लॉक है, इसका ताप है 80 डिग्री सेल्सियस। ये दूसरा आपका बी ब्लॉक है, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। इसका कितना है? और दोबारा लिख देता हूं, इनको मिला दिया, इनको मिला दिया, दोनों को आपस में जोड़ दिया, ये ए और बी। अब इनका टेम्परेचर साम्यावस्था पर कितना हो जाए? इसका 50 और इसका 50, दोनों का 50-50 हो जाए, तो ये क्या कहलाएगी? साम्यावस्था की स्थिति कहलाती है। ताप जब साम्यावस्था में आ गया, बराबर हो गया, अभी तो फ्लो होगा टेम्परेचर का, ऊष्मा का यहां से यहां की तरफ फ्लो होगा,
प्रवाह होगा, लेकिन साम्यावस्था पर आने पर प्रवाह बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ये क्या कहलाती है? ये जो है क्या कहलाएगी? साम्यावस्था। ये क्या कहलाती है? साम्यावस्था कहलाती है। ये साम्यावस्था की स्थिति कहलाएगी कि ताप क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ये हमें देखना है कि ताप बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाती है? साम्यावस्था की स्थिति कहलाती है। अब यहां पर देखिए परिभाषा देख लो। किसी तंत्र के विभिन्न भागों या तंत्र तथा उसके परिवेश के बीच, तंत्र के विभिन्न भागों या तंत्र और परिवेश के बीच जब तापमान में कोई अंतर नहीं होता है, तंत्र के विभिन्न भाग या तंत्र परिवेश के बीच तापमान में कोई अंतर नहीं होता, अर्थात ऊष्मा का आदान प्रदान क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ऊष्मा का आदान प्रदान बंद हो जाता है, तब तंत्र ऊष्मीय साम्यावस्था में होता है। यही बात मैं कह रहा था कि जब ये साम्यावस्था में आ जाएगा, यहां पर ये साम्यावस्था में आ गया, तो यहां पर जो है ऊष्मा का आदान प्रदान भाई बिल्कुल रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। तब ये क्या कहलाएगा? तापीय साम्यावस्था कहलाती है। यही यहां पर डेफिनेशन है, इसकी रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट को समझें और क्लियर आपके हो जाएगा कि तापीय साम्यावस्था में ताप समान रहता है। ये बात हमको समझनी है। यदि दो वस्तुएं अलग अलग तापमान पर हैं और उन्हें आपस में संपर्क में लाया जाए तो ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। जब दोनों का तापमान समान हो जाता है वे ऊष्मीय साम्यावस्था में पहुंच जाती हैं। यही बात कह रहे थे कि दो वस्तुओं को जब पास पास लाया जाए, अलग अलग ताप है, जब इनका ताप समान हो जाएगा तो ऊष्मा का प्रवाह होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाता है। ये साम्यावस्था की स्थिति कहलाती है। बहुत ही सिंपल है, अपने को कहीं रटने की जरूरत इसको नहीं है। तो ये आपके बात समझ में आ गई होगी कि तापीय साम्यावस्था, ऊष्मीय साम्यावस्था में, ऊष्मीय यहाँ लिख दूं मैं, ऊष्मीय साम्यावस्था में ताप क्या रहता है? ताप स्थिर हो जाता है। यही तो बात हो, ताप यहां पर क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाए। क्लियर बात है। अब यहां पर देखिए एक बात होगी, अब दूसरी बात समझिए। अब दूसरा क्या है केस? दूसरा क्या था? यांत्रिक साम्यावस्था। यांत्रिक साम्यावस्था की बात करेंगे। यांत्रिक साम्यावस्था का क्या मतलब है सर? देखो, यांत्रिक साम्यावस्था का क्या मतलब है? या दाब क्या रहेगा? दाब समान रहता है। इतनी सी बात समझनी है। या दाब समान रहेगा। यांत्रिक साम्यावस्था में क्या समान रहेगा? दाब समान रहेगा। तापीय साम्यावस्था में क्या समान रहता है? सर, ताप समान रहता है। बस ये छोटी सी बात समझनी है और सारी चीजें बिल्कुल एज इट ही हैं। अब देख लो, जब किसी तंत्र के अंदर या तंत्र और परिवेश के बीच दाब या बल का कोई असंतुलन नहीं होता, असंतुलन का मतलब अनबैलेंस्ड नहीं रहता, तब तंत्र यांत्रिक साम्यावस्था में होता है। मतलब दाब क्या रहता है, ये बात लिख रही है, अर्थात तंत्र के प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है और समय के साथ नहीं बदलता। दाब क्या रहता है? समान रहता है, समय के साथ नहीं बदलता। एक पिस्टन में बंद गैस तब यांत्रिक साम्यावस्था में होती है जब पिस्टन के अंदर की गैस का दाब और बाहर का वायुमंडलीय दाब क्या रहता है? साम्यावस्था में होता है। कैसे? जी सर, ये बात समझ में हमारे नहीं बैठ पाई सर। यहां पर देखो, ये एक कोई कंटेनर है, यहां जो है ये पिस्टन लगा दें, ये पिस्टन लगा, इसमें जो है गैस भरी हुई है,
ये क्या है, गैस, और कैसी गैस है, कोई आइडियल गैस है। ये पिस्टन है, ये क्या कहलाता है, पिस्टन कहलाता है। पिस्टन ऊपर नीचे रहता है। ये जो है दाब यहां से लगेगा P1, और गैस का दाब क्या होगा, P2। ये P1 बाहरी वायुमंडलीय दाब है और P2 क्या है, गैस का दाब। जब P1 बराबर क्या है, P2 है, तो ये पिस्टन अपनी साम्यावस्था में रहेगा क्या नहीं भाई, बोलो, अरे बोलिए कि पिस्टन अपनी साम्यावस्था में रहेगा क्या नहीं, पिस्टन क्या अप डाउन करेगा क्या, ऊपर नीचे जाएगा क्या, सर बिल्कुल नहीं जाएगा, कैसी बात कर रहे हैं। जब दोनों दाब ही बराबर कर दिए तो यहीं पर उपस्थित रहेगा पिस्टन, ऊपर नीचे क्यों जाएगा सर, एक ही उसमें रहेगा अवस्था में, ऊपर नीचे पिस्टन नहीं जाएगा, तो दाब क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। नोट भी करना है इन चीजों को, आप समझने के साथ साथ नोट भी करते जाएं, रटने की इनको आवश्यकता नहीं है। अब तीसरी स्थिति क्या है सर, तीसरी है रासायनिक साम्यावस्था। जब तंत्र की रासायनिक संरचना समय के साथ स्थिर रहती है, तब यंत्र रासायनिक तंत्र रासायनिक साम्यावस्था में होता है। ऐसा कब होता है, जब अग्राभिक्रिया का वेग पश्चाभिक्रिया के वेग के समान रहता है। कि अग्राभिक्रिया और पश्चाभिक्रिया का क्या मतलब है सर, मान लो कोई अभिक्रिया इस प्रकार से है, अग्रपश्च 2N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। ये है 2N2 प्लस 3H2। अग्राभिक्रिया कौन सी, ये वाली इधर जो चल रही है, ये जो चल रही है ये क्या कहलाएगी, अग्र। मतलब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाकर क्या बना रहे हैं, NH3 बना रहे हैं। वापस से यदि उल्टा लाएं इससे, NH3 का वियोजन हो जाए और ये टूट जाए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, ये क्या कहलाती है, पश्चाभिक्रिया। जब अग्र अभिक्रिया का वेग जिस वेग से ये बना उसी वेग से टूट गया, अग्र अभिक्रिया वेग, अग्र अभिक्रिया वेग किसके बराबर हो जाए, यहां लिख देते हैं, वेग बराबर क्या हो जाए, पश्च अभिक्रिया वेग। ये दोनों वेग बराबर हो जाए भाई, तब ये क्या हो जाएगा, साम्यावस्था में आ जाती है। ये बात हम कह रहे हैं कि तब के कहीं भी आपको चलती हुई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जितनी जिस गति से ये बनेगा अमोनिया, उस गति से ये आपको बनता हुआ दिखाई देगा, तो आपको कहीं भी ये बनती हुई दिखाई नहीं देगी। तो इसको कहते हैं अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया वेग बराबर हो गए। तो ये बात आपने यहां से भी नोट कर ली इतनी, कि तंत्र की रासायनिक संरचना समय के साथ स्थिर रहती है, तंत्र रासायनिक साम्यावस्था में रहेगा, और अग्र अभिक्रिया फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की दर समान रहेगी। यही अभिक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है, जो भी आपने लिखी है N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, यहाँ पर दर क्या हो जाती है, समान हो जाती है। तो इसको बना लें, तब अपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलेंगे। तो ये तीन साम्यावस्था आपने पढ़ ली, ऊष्मीय साम्यावस्था, यांत्रिक और रासायनिक साम्यावस्था। इसमें कोई रटने की बात नहीं। ऊष्मीय साम्यावस्था में ताप समान रहता है, यांत्रिक साम्यावस्था में दाब समान रहता है, और रासायनिक साम्यावस्था में अग्र और पश्च अभिक्रिया का वेग समान रहता है, रासायनिक संगठन समान रहेगा। ये बात में समझ में आ जानी चाहिए। इसको नोट करें, तब अगली बात करें। कर लिया भाई नोट, बहुत बढ़िया। ये आपने नोट कर लिया। साम्यावस्था की बात आप अच्छी तरह से समझ गए कि साम्यावस्था क्या होती है। तीनों साम्यावस्थाओं को देख लिया। अब हमने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, उसको हम देखेंगे कि वर्क और हीट क्या है। देखिए, वर्क और हीट की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, वर्क मतलब कार्य, और हीट क्या है, ऊष्मा। यह लिख देते हैं, तथा ऊष्मा, इसकी बात करेंगे। दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, पहले वर्क की बात करेंगे, तब ऊष्मा की बात करेंगे। यहां पर समझें, इसको बढ़िया ढंग से समझेंगे। इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, हमारा काफी इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए वर्क और हीट क्या है, इसको समझने से पहले हम कुछ बातों को समझें। क्या, ये हमारा तंत्र है और ये आपका तंत्र है, ये क्या है, परिवेश। ये परिवेश है, ये तंत्र और परिवेश दोनों भाई किससे पृथक रहते हैं सर, कैसी बात करते हैं, ये दोनों आपस में किससे पृथक रहते हैं, परिसीमा। ये परिसीमा से पृथक रहते हैं, तंत्र और परिवेश परिसीमा से पृथक रहते हैं दोनों। तंत्र और परिवेश दोनों किससे पृथक रहते हैं, परिसीमा से पृथक रहते हैं। तंत्र क्या होता है, ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर ऊष्मा गतिकी का अध्ययन किया जाता है, पढ़ चुके हो, तंत्र कहलाता है। ब्रह्मांड का वह भाग जिसमें ऊष्मा गतिकी का अध्ययन करेंगे तंत्र कहलाएगा। और तंत्र के अलावा ब्रह्मांड का शेष भाग क्या कहलाता है, परिवेश कहलाता है। सर ये बात हमने अच्छी तरह पढ़ रखी है, तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको आता है। अब मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं कि इनके बीच ये जो बाउंड्री है, ये जो क्या है बाउंड्री, यहां पर ये बाउंड्री चल रही है, यहां पर जो है दो पदार्थों का आदान प्रदान किन का होता है सर, किसकी बात करेंगे, दो पदार्थों की बात करेंगे, एक तो ऊष्मा, एक तो हम करेंगे किसकी, ऊर्जा, एनर्जी, और दूसरा जो करेंगे पदार्थ। यही तो आदान प्रदान होगा, ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान होगा, कहां पर होगा, परिसीमा पर होगा। ये तंत्र जो परिसीमा पर होगा, तंत्र और परिवेश के बीच परिसीमा है, इस परिसीमा पर ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है या पदार्थ का आदान प्रदान हो सकता है, भाई इनका आदान प्रदान हो सकता है। अब ये जो ऊर्जा का आदान प्रदान है, यदि इसकी बात करूं, ऊर्जा का आदान प्रदान दो प्रकार से हो सकता है। ऊर्जा का आदान प्रदान दो प्रकार से सर कैसे हो सकता है, या तो कार्य के रूप में हो सकता है और दूसरा ऊष्मा के रूप में हो सकता है। इसको कहते हैं वर्क और इसको कहते हैं हीट, ऊष्मा के रूप में हो सकता है। मतलब जो है इस परिसीमा पर ऊष्मा जो ऊर्जा है, इसका आदान प्रदान दो रूप में हो सकता है, वर्क के रूप में और हीट के फॉर्म में हो सकता है। अब इसका जब आदान प्रदान होगा वर्क और ऊष्मा के रूप में, तब इसको देखेंगे किस प्रकार से होगा, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। डेट मीन्स कार्य और ऊष्मा कहां पर होते हैं, परिसीमा पर होते हैं, इसलिए कैसे फैक्टर हैं, ये बाउंड्री फैक्टर हैं, परिसीमा पर होते हैं, परिसीमा पर होते हैं, ये बात आप समझ लें। अब आ जाइए इसकी परिभाषा की बात करते हैं वर्क की। देखिए तंत्र व परिवेश के मध्य यांत्रिक रूप से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वे क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। जब W की बात करेंगे और W की बात करेंगे वर्क, यहां पर देखिए मैं बात कर रहा हूं किसकी, कार्य, इसको कहते हैं वर्क कहते हैं, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। जब ऊर्जा का यांत्रिक रूप से रूपांतरण होता है, यही बात लिख रही है, जब तंत्र परिवेश के मध्य यांत्रिक रूप से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो वो क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। इसकी डेफिनेशन पढ़िए, पहले वर्क की बात करेंगे फिर हीट की बात करेंगे। जब यांत्रिक रूप से होगा, हमें कोई यांत्रिक मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा तंत्र और परिवेश के बीच, तब वो क्या कहलाएगा, हमारा ये वर्क कहलाता है। यांत्रिक रूप से हम कुछ करें तो वर्क कहलाएगा। और जब जो है ये बात देख लिया आपने, और इसके बाद यहां पर देखिए इन दोनों को और देख लेते हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कार्य और ऊष्मा तंत्र की सीमा पर होते हैं, ये भी हमने देखा। कार्य ऊष्मा, कार्य को पढ़ने से पहले इन बातों को और एक बार देख लें। कार्य और ऊष्मा बाउंड्री पर होते हैं, ये बात पढ़ ली सर। कार्य और ऊष्मा तंत्र की अवस्था परिवर्तन के दौरान होते हैं।
बिल्कुल हमने देख ली, अवस्था परिवर्तन के दौरान होंगे। कार्य और ऊष्मा को परिवेश पर हुए, ये क्या है, परिप्रवाह, क्या क्या मतलब है, परिवेश, परिवेश पर हुए प्रभाव द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। परिवेश पर क्या प्रभाव होगा तब हम दे सकते हैं। कार्य और ऊष्मा एल्जेब्रिक क्वांटिटी है, इसके माइनस वर्क जो है, ये जो हीट है प्लस माइनस फॉर्म में हो सकती है, धनात्मक ऋणात्मक हो सकते हैं। कार्य और ऊष्मा अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करते हैं, अतः अवस्था फलन नहीं है। ये बात हमने देखी। कहां पर होंगे, परिसीमा पर होते हैं। कार्य तथा ऊष्मा तंत्र की अवस्था परिवर्तन के दौरान होंगे और परिवेश पर प्रभाव द्वारा व्यक्त करेंगे। बीजीय राशि है, इनका मान धन ऋण हो सकता है और ये किस पर निर्भर करते हैं, पथ पर निर्भर करते हैं और अवस्था पर निर्भर नहीं करते। अब वर्ग की बात करूं, वर्ग कैसा गुण है, ये पथ फलन है सर, क्या है, पथ फलन है। और क्या होता है पथ फलन, लिख दूं, वर्क है और पथ फलन क्या है, हीट कार्य, ऊष्मा और ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता, ये सब क्या है, ये सब क्या है, पथ फलन है। ये पथ पर डिपेंड करेंगे। वर्क है, ऊष्मा है, ऊष्माधारिता है, क्या है, ये पथ फलन है, पथ पर डिपेंड करते हैं। ये बात आपने देखी, ये बात समझ में आ रही होगी, ये आपने देख ली। अब यहां पर देखिए, जब वर्क की बात करते हैं, अब थर्मोडायनेमिक्स में किसकी बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स मतलब ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी लिख लें हिंदी में, ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी में गैस की बात करते हैं, गैस की बात करेंगे और गैस का क्या हो सकता है, या तो प्रसार हो सकता है या क्या हो सकता है, संपीड़न हो सकता है। गैस का या तो प्रसार होगा भाई या क्या होगा, संपीड़न होगा। इस बात को भी आप नोट करेंगे कि ऊष्मागतिकी में गैस की बात करेंगे। अब वर्क अपना टॉपिक आ गया, ये हमने देख लिया क्या क्या होता है वर्क और ऊष्मा, बाउंड्री फिनोमेना है, बाउंड्री परिसीमा पर होते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्म है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब वर्क की बात करें, पथ फलन है, पथ कार्य ऊष्मा, ऊष्माधारिता पथ फलन होते हैं। अब ऊष्मा गति में गैस की बात करेंगे और गैस का प्रसार होगा या क्या होगा, संपीड़न होगा। ये बात हम देखेंगे। अब वर्क जो है, जो ऊष्मागतिकी में वर्क की बात हम करेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर जो वर्क की बात करते हैं हम ऊष्मागतिकी में, कार्य जो है, दो प्रकार के कार्यों की बात करेंगे, एक तो पीवी कार्य, दूसरा नॉन पीवी कार्य। इसका क्या मतलब, पीवी कार्य क्या क्या मतलब है सर, इसका मतलब है दाब आयतन, दाब आयतन, और ये दाब आयतन के रूप में नहीं। हमारे जो सिलेबस में है दाब आयतन, जो नॉन पीवी वर्क कौन से होते हैं, इससे विद्युत कार्य हैं, उदाहरण लिख लें, विद्युत कार्य, विद्युत कार्य क्या होता है, W बराबर क्या होता है, Q इंटू वी होता है, Q इंटू वी, या V आयतन नहीं है, विभवांतर है, क्या है, विभवांतर। और गुरुत्वाकर्षण कार्य, इसकी बात करें, W बराबर mgh होता है। यहां पर देखिए P और V नहीं आते, दाब आयतन। तो हमारे जो केमिस्ट्री में जब हम बात करेंगे पीवी वर्क की बात करेंगे, नॉन पीवी की कहां पर करेंगे, ये करोगे आप फिजिक्स में। तो हमको पीवी वर्क की गणना करेंगे, दाब आयतन कार्य की बात करेंगे अपनी केमिस्ट्री में, इसकी बात नहीं करेंगे नॉन पीवी वर्क की। ये कहां पर करेंगे सर, फिजिक्स में करेंगे नॉन पीवी वर्क की गणना। ये बात क्लियर हो रही है।
बहुत हो रही है। वर्क की परिभाषा, अभी आपने वर्क के बारे में देखा कि वर्क में हमें क्या है, पथफलन है, प्रसार और संपीड़न होगा। बहुत आराम ढंग से सारी चीजों को सीखें। यहाँ पर जो है कार्य ऊष्मा, ऊष्माधारिता की बात करेंगे, पथफलन, और गैस की बात करते हैं ऊष्मागतिकी में। ये इसके बाद इसकी डेफिनेशन आपने देख ली। डेफिनेशन में क्या देखी, यांत्रिक रूप से ऊर्जा का स्थानांतरण किसके बीच, तंत्र और परिवेश के बीच। क्या यहां पर देखिए, यहां लिख दें, तंत्र व परिवेश के मध्य, परिवेश के मध्य यांत्रिक रूप से ऊर्जा का स्थानांतरण कार्य कहलाता है। यही तो बात है भाई, वर्क में यही तो होता है, यही तो वर्क कहलाता है। ये बात आप समझ लें, इसको नोट कर लें, और तब अगली बात करेंगे और ये पीवी वर्क की बात करेंगे। अब संपीड़न और ये कैसे होगा, इसको सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। अब जो वर्क होता है, यहां पर देखिए, नोट कर लिया तो अब वर्क की बात करते हैं। कार्य क्या है, कार्य क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से। इंग्लिश में लिख रहा हूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल गुणा क्या होता है, ये विस्थापन। बल को किससे लिखते हैं, F से, और विस्थापन को मैं लिख दूं dx से या डेल्टा x से लिख दो। चलो डेल्टा x से लिख दो, ये डेल्टा x से लिख दी। ये बात होती है। ये इतनी बात समझ में आती है क्या, नहीं आती है। ये बात समझ में आ रही है, बल गुणा विस्थापन होता है वर्क, ये हमने पढ़ रखा है। और फोर्स बराबर क्या होता है, F बराबर होता है सर P इंटू ए। ये हमने पढ़ रखा है भाई, P इंटू ए होता है। P क्या है, दाब, और A क्या है, क्षेत्रफल। ये भी हमने पढ़ रखा है। F बराबर P है। अब इसकी वैल्यू को यहां लिख दे, F की जगह मैं लिख रहा हूं P इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स। ये लिख दिया। X विस्थापन, यहां पर समझे, डेल्टा एक्स क्या है, विस्थापन, और विस्थापन को किस में मेजर करते हैं, मीटर सेंटीमीटर में होता है विस्थापन, मीटर सेंटीमीटर में होगा। क्षेत्रफल ए क्या है, एरिया, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब यदि इसको मल्टीप्लाई करें, किसको, इन दोनों, ए इंटू डेल्टा एक्स, ए इंटू डेल्टा एक्स, बोलिए भाई क्या हो जाएगा, भाई बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। ए इंटू डेल्टा एक्स क्या बन जाता है, इसको बताओ भाई। ए इंटू डेल्टा एक्स क्या बन जाता है, सर ये मजा आ गया। ए और इंटू डेल्टा एक्स, ए आपने लिखा है सर मीटर स्क्वायर, और ये मीटर, और ये मीटर क्यूब बन गया। और मीटर क्यूब किसकी यूनिट है भाई, मीटर क्यूब का मतलब क्या है, यहां लिख देता हूं, मीटर क्यूब का मतलब सर V है, मतलब वॉल्यूम, आयतन। आयतन है कि बात बनी क्या नहीं, तो मतलब ये जो है ये V के बराबर है सर। ये किसके बराबर है, V के बराबर है। ये किसके बराबर हो गया, V के बराबर हो गया। यहां समझे, तो W बराबर क्या हो गया, P, ये लिख रखा था हमने, अभी क्या लिख रखा था, P इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स, और ये किसके बराबर है, ये V के बराबर है, तो P इंटू डेल्टा V ऐसे लिख सकते हैं। ये जो देखिए अभी बात करी थी,
इसमें प्रसार होगा या संपीड़न? क्या होगा? प्रसार होगा गैस का या क्या होगा? संपीड़न होगा। दो बातें हो सकती हैं, प्रसार और संपीड़न। प्रसार में गैसें फैलती हैं, संपीड़न में सिकुड़ेंगी, यही तो बात होगी। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं दोनों काम, मतलब cos 180 पर होते हैं। क्या होते हैं? cos 180 डिग्री पर होते हैं, और cos 180 का मान होता है -1। तो ये जो है W बराबर क्या हो जाएगा? -P डेल्टा V, ये निकल कर आ जाएगा। W बराबर -P डेल्टा V, ये इक्वेशन बन जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। W बराबर -P डेल्टा V हमारे केमिस्ट्री में इस प्रकार से लिखा जाए। अब P कौन सा एक्सटर्नल? W बराबर -P एक्सटर्नल, ऐसे भी लिखते हैं dV। इस प्रकार से भी ये कौन सा है? एक्सटर्नल, बाह्य। तो W का फॉर्मूला ये बन गया। कैसे ड्राइव हुआ ये आपने समझा बहुत बढ़िया ढंग से सारी चीजों को, कि W कैसे बना, बल गुणा विस्थापन से। F बराबर P होता है और ये V के बराबर है। और ये जो है ये आपने देख लिया, एक्सटर्नल प्रेशर है ये। अब दो केस लेंगे। क्या? केस फर्स्ट हेडिंग डालो, केस फर्स्ट, प्रसार कार्य। पहले संपीड़न ले लो, इसको ले लें संपीड़न। संपीड़न संपीड़न कार्य की बात करते हैं पहले। संपीड़न कार्य क्या होता है? देखिए संपीड़न में क्या होगा सब, यहां पर देखो, ये कंटेनर है, ये कंटेनर ले लो और इस पर एक पिस्टन लगा दो। सर पिस्टन तो हम लगाते ही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसमें ये गैस भरी हुई है, ये क्या है? गैस है। ये क्या है बेटा? ये पिस्टन है, और ये बाह्य दाब P1, और गैस का भी तो दाब होगा, इसको P2। गैस का दाब क्या है? P2। अब क्या हुआ? P1 ग्रेटर देन P2 हो जाए। यहां इसकी पोजीशन क्या है? X है, X पोजीशन है। अब P1 बढ़ा दो, आप P1 बढ़ा देंगे तो ये नीचे की ओर दबेगा। तो अब आपका जो है क्या बन जाएगा? ये यहां पर देखिए पिस्टन नीचे आ गया। ये पिस्टन क्या आ गया? नीचे। ये वही लग रहा है यहां तो P1, और ये क्या है? P2 गैस भरी हुई। अब ये कहां पर आ गया? X डैश पोजीशन पर। मतलब इसका आयतन ये V1 था और ये है V2। बताओ V1 ग्रेटर देन क्या है? V2। यही तो रहा है संपीड़न में भाई, यही तो हुआ है संपीड़न में। अब संपीड़न में ये हुआ है, यहां पर आप बात समझ रहे हैं संपीड़न की। और W का फॉर्मूला बेटा क्या है बच्चों? W बराबर हमने पढ़ रखा है -P डेल्टा V, और इसको क्या लिख सकते हैं? -P V2 -V1 लिखिए, यही तो लिखेंगे। W बराबर P V2 -V1। अब बताओ V2 ज्यादा है या V1 ज्यादा है? सर V1 ज्यादा है, V2 कम। तो ये जो वैल्यू आएगी -P, और V कैसा आएगा आपका? V1 ज्यादा है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी सर। तो ये आपका जो W आएगा यहां लिख देते हैं, यही लिख लें, यही इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। W बराबर क्या आ रहा है?
माइनस पी वी और ये नेगेटिव वैल्यू आई, तो W बराबर माइनस पी और ये क्या हो जाएगा, W बराबर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव पी डेल्टा वी। W की वैल्यू क्या आएगी, पी डेल्टा वी निकल कर आएगी, ये आएगा। तो कंप्रेशन वर्क W हमारा कैसा आया, पॉजिटिव आया, संपीड़न के लिए, संपीड़न के लिए W कैसा निकल कर आएगा भाई, पॉजिटिव निकल कर आएगा। दूसरी बात, यहां पर सिस्टम पर कार्य किया गया है, तो ये क्या बोला जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये अंग्रेजी में लिखेंगे वर्क डन, ये इंपॉर्टेंट मार्क है, वर्क डन, साफ लिख लें दोबारा, सिस्टम अर्थात तंत्र पर कार्य किया, तंत्र पर कार्य किया गया, ये बना, ये होगा पॉजिटिव। संपीड़न वर्ग क्या आएगा, पॉजिटिव आता है, ये नोट कर लिया। कर लिया बेटा, नोट कर लिया सर, कर लिया, ये बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए केस 2 ले लो। अब केस 2 की बात करेंगे। चलिए ये सारी बातें पढ़ ली, अब केस 2 की बात करते हैं। केस सेकंड, पहला संपीड़न था, अब क्या है, प्रसार कार्य। प्रसार में क्या होगा भाई, प्रसार में क्या होगा, प्रसार होगा सर, गैस फैलेगी। गैस देखो कैसे फैलती है, पिस्टन बना के ही देखेंगे। देखो ये कंटेनर ले लेता हूं, कंटेनर से बात करेंगे। लिख नहीं रहा हूं, ये पिस्टन है, गैस है, ये जो है P1, ये P2 और आयतन V1। अब क्या हुआ, यहां पर जो है दूसरा पिस्टन यहां पर देखो, मैं ये गैस है, P1 P2 P2, ये X पोजीशन है, ये X टेस्ट। यहां पर आपको क्या दिखाई देता है कि P1 लेस देन P2, P2 ज्यादा है, P2 ज्यादा है तो इसका क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। और ये दूसरी बात क्या दिखाई दे रही है, जो है V1 लेस देन V2, V2 ज्यादा है, आयतन इसका ज्यादा है, यही तो हो रहा है। तो W बराबर हमने क्या पढ़ा है, चलो W बराबर माइनस पी डेल्टा वी पढ़ रखा है, माइनस पी एक्सटर्नल है, V2 माइनस V1 पढ़ा है सर, ये पढ़ा, बराबर माइनस पी एक्सटर्नल। अब बताओ वॉल्यूम आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, सर क्या बात कर रहे हो, V2 तो ज्यादा है सर, V1 कब है, तो वॉल्यूम जो है डेल्टा V आपका क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मतलब W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल
हो जाएगा और डेल्टा V, ये नेगेटिव हो गया, क्या हो गया, नेगेटिव। ये नेगेटिव आ गया, W बराबर माइनस, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का गुणा नेगेटिव, W बराबर माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V निकल कर आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये आप अगर समझ रहे हैं कंसेप्ट तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट आप सीख गए आज, ये मान लें। यहाँ पर W जो है क्या आया, नेगेटिव आया, प्रसार कारण ऋणात्मक होता है, मतलब W आपका क्या आया, नेगेटिव आया फॉर प्रसार कार्य। यहां पर जो है वर्क बाय द सिस्टम हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, वर्क बाय द सिस्टम, मतलब अर्थात तंत्र द्वारा कार्य किया गया। यहां पर ये बात तो ये नोट करें, फटाफट नोट करें इसको, तब अगली बात समझेंगे। कर लिया भाई बेटा, नोट कर लिया सर, ये कर लिया, तब अगली बात समझे। यहां पर देखिए, अभी हमने लिखा है, क्या लिखा है, वर्क की गणना कर ली, और वर्क की गणना में दाब आयतन वर्क की बात करी है, तो यह प्रेशर, दाब लिख लो, चाहे आप दाब, और दूसरी बात लिखी है आयतन, और तीसरी बात लिखी है कार्य। ये तीन बातें यहां पर लिखी हैं, दाब, आयतन, कार्य। पहली बात देखो, दाब की यूनिट क्या होती है सर, एटीएम होती है, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। आयतन की क्या होगी सर, लीटर होती है। लीटर होती है, आयतन की यूनिट क्या है, लीटर होती है, लीटर होती है कि नहीं, या इसको डेसीमीटर क्यूब भी बोल देते हैं, डेसीमीटर क्यूब। तो आपका जो कार निकल कर आएगा वो क्या आएगा, एटीएम लीटर कार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एटीएम लीटर। बात आ रही है, दाब की यूनिट आप वायुमंडल में लेंगे, एटीएम में लेंगे, इसको लीटर में लेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, एटीएम लीटर। ये वर्क जो हमारा है एटीएम लीटर कहलाता है। दूसरी बात, इसको दाब को और क्या यूनिट होती है सर, बार होती है, बार भी यूनिट होती है दाब की, और इसको आप लीटर में एचजीटी लें या डेसीमीटर क्यूब। तो ये कार क्या निकल कर आएगा, बात आप मेरी समझ रहे हैं, या क्या कहलाएगा, बार और लीटर। ये वर्क कौन सा कहलाएगा, बार लीटर वर्क कहलाएगा। तीसरी एक यूनिट और होती है दाब की, क्या होती है सर, पास्कल। सेम ही लिखूंगा, कलर चेंज कर रहा हूं, पास्कल भी होती है। पास्कल है दाब की यूनिट, और आयतन को मीटर क्यूब में लिया जाए तो ये वर्क जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, पास्कल मीटर क्यूब कार कहलाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये नोट कर लें। ऐसे भी कर सकते हैं, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि दाब आयतन को अलग अलग यूनिट में लें तो ये अलग अलग वर्क कहलाता है, नोट कर लीजिए। अब देखो एक चीज और सीख लो छोटी सी, एक एटीएम लीटर बराबर क्या होता है, एक एटीएम लीटर जो बराबर होता है कितने जूल के बराबर होता है, 101.3 जूल के बराबर होता है।
एक एटीएम लीटर कितने के बराबर है? पहली बात। दूसरी बात और सीखे, एक एटीएम लीटर की बात कर ली, अब बार लीटर की बात करें। एक जो है बार लीटर वो होता है 100 जूल के बराबर। ये दोनों भी हमें याद रखना। एटीएम लीटर 101.3 जूल के बराबर है, एक बार लीटर 100 जूल के बराबर है। नोट कर लो। और एक एटीएम बराबर बताओ, एक एटीएम बराबर कितने पास्कल होता है? बता रही, एक एटीएम बराबर कितने पास्कल होता है? 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल। ये तो जूल की बात करी थी। एटीएम लीटर 101.3 जूल के बराबर, बार लीटर 100 जूल के बराबर होता है। एक एटीएम बराबर इतने पास्कल होता है। एक बार बराबर यदि हम बात करें बार की, तो वो कितने पास्कल के बराबर होता है? 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। बात आ रही समझ में? एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एक बात और कर देते हैं, क्या? एक एटीएम एक 1.013 क्या है? बार। ये बार के बराबर है। ये भी हमें याद रखना, ये हमें याद रखने कन्वर्जन कि एटीएम लीटर कितने जूल के बराबर? 101.3 जूल के बराबर एटीएम लीटर की बात करें, और बार लीटर की बात करें 100 जूल के बराबर। एक एटीएम 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल के बराबर, एक बार बराबर 10⁵ पास्कल, और एक एटीएम बराबर कितने बार? 1.013 बार। ये हमें याद रखने हैं कन्वर्जन। इतनी बात आज आपने यदि सीख ली मन से, तो ये बहुत अच्छी बात आपने सीख ली सारी। ये आज हमने कंसेप्ट बहुत बढ़िया पढ़ लिया, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए। अब इसमें जो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, ऊष्मा की बात करेंगे, हीट की बात करेंगे। हीट की बात करेंगे, वर्क की बात हमने कर ली, ऊष्मा की बात करेंगे। तो जब तक आप इनको पढ़िए और नोट्स बनाकर इनको आप रिवाइज करते रहें, जिससे आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। लगातार आप इन पर फोकस करते रहें और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस साथ ही साथ हम कर रहे हैं, जिससे आपके फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।